सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि जंगल में हुए भीषण बैटल रॉयल के बीच वू झांगकोंग ने तांग वुलिन को उसकी ताकत नहीं बल्कि नेतृत्व और चरित्र के कारण भावी क्लास प्रेसिडेंट बताया। उसी दौरान एक रहस्यमय और भयावह नए छात्र शू यूचेंग 400 साल की सोल रिंग्स और डेमन साइथ के साथ की शक्ति ने तांग वुलिन की टीम को गहरे संकट का एहसास करा दिया। शू यूचेंग सचमुच एक बेहद शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था। 4 सोल रिंग्स के साथ वो पहले ग्रेड के शिखर पर खड़ा था। टांग वुलिन की टीम को देर सवेर उसका सामना करना ही था, लेकिन जो कुछ उन्होंने अब तक देखा था उससे साफ था कि जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। वो सच में बहुत ताकतवर है। मुझे नहीं पता कि हमारे पास उसके खिलाफ जीतने का कोई मौका भी है या नहीं। बड़े भाई यांग, क्या आप उसके हमले को झेल पाएंगे? टांग वुलिन ने चिंता भरे चेहरे के साथ पूछा। यांग नियांसिया ने कुछ देर सोचा। मैं थोड़े समय के लिए उसे झेल सकता हूँ, उसने जवाब दिया। मुझे लगता है कि उसे दूर से किए जाने वाले हमलों से दबाना सबसे अच्छा तरीका होगा। अगर हमारा उससे सामना हुआ तो मैं उसे उलझाए रखूंगा, जबकि गू ये अपनी बर्फ तत्व वाली हमलों की बौछार उस पर करेगी। उसका शरीर काफी नाजुक है, इसलिए वो तात्विक हमलों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होगा। चिंता मत करो, हमारे पास अभी भी मौका है। वुलिन, तुम एक कंट्रोल टाइप सोल मास्टर हो ना? हाँ, टांग वुलिन ने सिर हिलाया। तो हमारी टीम की संरचना काफी अच्छी है। तुम नियंत्रण संभालो, मैं अग्रिम पंक्ति में रहूंगा और गुये दूर से हमला करेगी। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। यांग नियांसिया की आंखों में जोश की आग जल उठी। टांग वुलिन ने राहत की सांस ली, उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक चमक उठी। बड़े भाई यांग, मेरा एक सुझाव है। मुझे लगता है कि आपको हमारी टीम का कप्तान होना चाहिए। गुये और मैं ईस्ट सी सिटी से हैं, जो काफ़ी दूर है, इसलिए हम इतने जानकार नहीं हैं। आप मजबूत और अनुभवी हैं। अगर आप कप्तान होने तो हम इस प्रतियोगिता में और भी लंबे समय तक टिक पाएंगे। अगर हम अंत तक टिक। शू यूचेंग सचमुच एक बेहद शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था। 4 सोल रिंग्स के साथ वो पहले ग्रेड के शिखर पर खड़ा था। टांग वुलिन की टीम को देर सवेर उसका सामना करना ही था, लेकिन जो कुछ उन्होंने अब तक देखा था उससे साफ था कि जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। वो सच में बहुत ताकतवर है। मुझे नहीं पता कि हमारे पास उसके खिलाफ जीतने का कोई मौका भी है या नहीं। बड़े भाई यांग, क्या आप उसके हमले को झेल पाएंगे? टांग वुलिन ने चिंता भरे चेहरे के साथ पूछा। यांग नियांसिया ने कुछ देर सोचा। मैं थोड़े समय के लिए उसे झेल सकता हूँ, उसने जवाब दिया। मुझे लगता है कि उसे दूर से किए जाने वाले हमलों से दबाना सबसे अच्छा तरीका होगा। अगर हमारा उससे सामना हुआ तो मैं उसे उलझाए रखूंगा, जबकि गू ये अपनी बर्फ तत्व वाली हमलों की बौछार उस पर करेगी। उसका शरीर काफी नाजुक है, इसलिए वो तात्विक हमलों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होगा। चिंता मत करो, हमारे पास अभी भी मौका है। वुलिन, तुम एक कंट्रोल टाइप सोल मास्टर हो ना? हाँ, टांग वुलिन ने सिर हिलाया। तो हमारी टीम की संरचना काफी अच्छी है। तुम नियंत्रण संभालो, मैं अग्रिम पंक्ति में रहूंगा और गुये दूर से हमला करेगी। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। यांग नियांसिया की आंखों में जोश की आग जल उठी। टांग वुलिन ने राहत की सांस ली, उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक चमक उठी। बड़े भाई यांग, मेरा एक सुझाव है। मुझे लगता है कि आपको हमारी टीम का कप्तान होना चाहिए। गुये और मैं ईस्ट सी सिटी से हैं, जो काफ़ी दूर है, इसलिए हम इतने जानकार नहीं हैं। आप मजबूत और अनुभवी हैं। अगर आप कप्तान होने तो हम इस प्रतियोगिता में और भी लंबे समय तक टिक पाएंगे। अगर हम अंत तक टिक गए तो आपको क्लास प्रेसिडेंट बनना चाहिए और हम आपके उप प्रेसिडेंट होंगे। यांग नियांसिया ने कड़वी सी मुस्कान के साथ टांग वुलिन के कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की जरूर रक्षा करूंगा। गुये ने सिर झुका लिया ताकि यांग नियांसिया उसकी हंसी को दबाने की कोशिश में हिलते हुए होंठ ना देख सके। टांग वुलिन मुस्कुराया। बड़े भाई यांग, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ और मेरी मार्शल सोल भी ठीक है। जैसे ही मैं तैयार हो जाऊंगा, हम लड़ाई में कूद पड़ेंगे और कुछ झगड़े भी मोल लेंगे, यांग नियांसिया ने उत्तर दिया। क्लास प्रेसिडेंट वही बनता है जो सबसे लंबे समय तक टिके, लेकिन अगर कोई सिर्फ छिपकर ही जीत जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमारे सहपाठी उसे स्वीकार करेंगे। आखिरकार क्लास प्रेसिडेंट सिर्फ नाम का पद नहीं होता, उसे क्लास का नेतृत्व करना होता है और इसके लिए ताकत सबसे ज्यादा अहम है। ओह, तो बात ऐसी है, टांग वुलिन ने कहा। मुझे लगा था कि बस आखिर तक खड़े रहना ही काफी है। यांग नियांसिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, फिर वो खड़ा हो गया। तुम्हें चीज़ों को थोड़ा गहराई से देखना चाहिए। अब चलो,
आगे बढ़ते हैं। टांग वुलिन ने गुये को अपने सामने खींचा ताकि वो यांग न्यान्सिया के पीछे खड़ी हो जाए। गुये ने पलटकर उसे घूरा और गाल फुला लिए। जवाब में वो बस मुस्कुरा दिया। यांग न्यान्सिया बहुत सावधानी से आगे बढ़ा। उनका रास्ता हमेशा टेढ़ा मेढ़ा रहता ताकि पेड़ों पत्तियों की छाया का पूरा फायदा उठाया जा सके, और वे चुपचाप जंगल के सबसे अराजक हिस्से की ओर बढ़ते गए। अचानक उनके सामने का इलाका सफेद रोशनी से नहा गया। यांग न्यान्सिया ने हाथ उठाया और टांग वुलिन और गुये तुरंत रुक गए। एक और प्रतियोगी बाहर हो चुका था। आगे से एक समूह निकला। वो 7 लोगों की एक टीम थी। सबसे आगे एक लंबा युवक था जिसके हाथ में ढाल थी। उसके पास 3 सोल रिंग्स थीं, 2 पीली और एक बैंगनी। उसके पीछे एक सुंदर लड़का था जो सातों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला था। उसके लंबे नीले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे और उसके चारों ओर स्थिरता की आभा थी। वू ज़ांगकोंग के भी नीले बाल थे, लेकिन दोनों की आभा जमीन आसमान का अंतर रखती थी। वू ज़ांगकोंग ठंडा और घमंडी राजकुमार सा लगता था, जबकि ये युवक हल्की सी मुस्कान के साथ ऐसा दिखता था मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। वो दुबला पतला था, उसकी त्वचा फीकी थी, नीले बाल और नीली आंखें थी। उसकी हर हरकत बहते बादलों और चलती जलधारा की तरह स्वाभाविक थी, जैसे वो प्रकृति के साथ एक हो। दूर से देखने पर ही टांग वुलिन समझ गया कि वही उस टीम का केंद्र था। नीले बालों वाले युवक के दोनों ओर 2 लोग थे जो दुबले और फुर्तीले लग रहे थे, लेकिन उसके पीछे खड़ा एक व्यक्ति टांग वुलिन और गुये के लिए बेहद परिचित था। वो जू शाओयान थी। अपने प्यारे चेहरे और मीठी मुस्कान के साथ जू शाओयान ने स्वाभाविक रूप से नीले बालों वाले युवक के पीछे अपनी जगह बना ली थी और कभी-कभी उससे कुछ बातें भी करती रहती थी। दूर से टांग वुलिन की टीम का पीछा कर रहे शे ने एक पेड़ पर चढ़कर ये सब देखा। जब उसने जू शाओयान को उस टीम के साथ देखा तो उसके मुंह का कोना अजीब सा मरोड़ गया। शे बुदबुदाया, पुरानी कहावत सच ही है, जिंदगी सच में एक ड्रामा है और सब कुछ बस अभिनय। यांग न्यान्सिया ने टांग वुलिन और गुये को इशारा किया। वो चुपचाप झाड़ियों में बैठ गया, अपनी मौजूदगी को जितना हो सके उतना छिपाते हुए। पहले ग्रेड में कुल 101 छात्र थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि यहाँ 7 लोगों की एक टीम थी। ये शायद प्रतियोगिता की सबसे बड़ी टीम थी। उनकी पंक्तियों की सुव्यवस्था देखकर साफ था कि वे आपस में काफी तालमेल रखते थे। यांग न्यान्सिया ने टांग वुलिन की ओर मुड़कर फुसफुसाते हुए कहा, असल में ये 7 लोगों की टीम है। ये थोड़ा परेशानी भरा है। 3 जन, 5 जन और 7 जन की टीमों की रणनीतियां अलग-अलग होती हैं, और 7 जन की टीम सबसे आदर्श मानी जाती है। वे बिना किसी सदस्य को फालतू बनाए आगे बढ़ने या पीछे हटने दोनों में सक्षम होते हैं। हमें फिलहाल इनसे बचना चाहिए और दूसरे समूहों को पहले इन्हें कमजोर करने देना चाहिए। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? मैं उनकी टीम की उस लड़की को जानता हूँ। वो स्काई सी अलायंस से है। उसका नाम जू शाओयान है। उसकी मार्शल सोल एक आइस स्टाफ है और वो एक बर्फ तत्व की कंट्रोलर है। उसकी क्षमताएं गुये जैसी हैं, लेकिन थोड़ी कमजोर। बाकी किसी को मैं नहीं पहचानता। मैं सिर्फ बीच लाले उस लड़के को जानता हूँ। वो काफी परेशान करने वाला है, शायद शू यू चेंग से भी ज्यादा। टांग वुलिन ने हैरानी से यांग न्यान्सिया को देखा। वो उस डेमन साइथ वाले से भी ताकतवर है। यांग न्यान्सिया ने सिर हिलाया। वो ज्यादा ताकतवर नहीं है, वो शू यू चेंग की बराबरी भी नहीं कर सकता, लेकिन वो थोड़ा रुका, फिर बोला, वो हेवन डू सिटी से है। उसका नाम लुओ गुई शिंग है। वो 3 सोल रिंग्स वाला एक कंट्रोल टाइप सोल मास्टर है, लेकिन उसकी सबसे खास बात उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। मैंने सुना है कि वो पहले ही स्पिरिट सी स्तर तक पहुंच गया है। इसके अलावा वो एक स्पेस टाइप सोल मास्टर है। मैं उसके प्रवेश परीक्षा के एक ही समूह में था। मैंने अपनी आंखों से उसे कुल 93 अंक हासिल करते देखा था, जो कहा जाता है कि पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा है। उसकी क्षमता को देखते हुए उसके लिए इनर कोर्ट में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसकी स्पेस क्षमताएं बेहद शक्तिशाली हैं और इतने बड़े समूह के साथ वो वाकई बहुत परेशान करने वाला साबित होगा। स्पेस टाइप? टांग वुलिन ने अनायास ही गुये की ओर देखा। तात्विक सोल मास्टर दुर्लभ होते हैं और सबसे आम तत्व 4 मूल तत्व है: जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। जहां तक प्रकाश, अंधकार और आकाश यानी स्पेस का सवाल है, उन्हें 3 उच्च तत्व कहा जाता है और सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इन तीनों में स्पेस सबसे रहस्यमय है और छली है। नियंत्रण के लिए स्पेस तत्व का विकास एक अत्यंत शक्तिशाली संयोजन बनाता है। इसके अलावा सभी स्पेस टाइप सोल कौशल बहुत मजबूत होते हैं। लुओ गुई शिंग का एक और उपनाम है
शैकलर, लुओ गुइशिंग और इमॉर्टल शू यू चेंग हमारी पीढ़ी के टॉप प्रतिभावान माने जाते हैं और कहा जाता है कि उन्हें पहले ही इनर कोर्ट के लिए चुन लिया गया है। जिस लड़की को गुये ने कुछ समय पहले मेरी मदद से हराया था, वो भी काफी मशहूर है। वो एक जहर टाइप सोल मास्टर है और उसकी मार्शल सोल येड फॉस्फरस स्नेक एम्परर है, एक ऐसी मार्शल सोल जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर होती है। वो घमंडी है, लेकिन एक की एक लड़ाई में अपेक्षाकृत कमजोर है। उसका नाम ज़ैंग यीरान है, जिसे येड स्नेक ज़ैंग यीरान के नाम से भी जाना जाता है। क्या तुम लोगों ने कॉन्टिनेंटल रैंकिंग्स के बारे में सुना है? कॉन्टिनेंटल रैंकिंग्स वो क्या है? टांग वुलिन ने खाली नजर से सिर हिलाया। ये पहली बार था जब उसने इस बारे में सुना था। यांग नेआंसिया ने हैरानी से उसे देखा। तुम सच में इस बारे में नहीं जानते? लगता है ईस्ट सी सिटी वाकई बहुत दूर दराज का इलाका है। कॉन्टिनेंटल रैंकिंग्स स्पिरिट पगोडा द्वारा खास तौर से हम सोल मास्टर्स के लिए तैयार की गई रैंकिंग्स की एक श्रृंखला है। इन रैंकिंग्स का उद्देश्य सोल मास्टर्स के समग्र और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना है। कई छोटी छोटी सूचियां मिलकर इन रैंकिंग्स को बनाती हैं। इनमें मुख्य है डुलुआ कॉन्टिनेंटल रैंकिंग, जो टॉप 100 बैटल आर्मर मास्टर्स को क्रम में लिस्ट करती है। और भी कई तरह की रैंकिंग होती हैं, जैसे ब्लैकस्मिथ, मेका डिज़ाइनर, निर्माता और मैकेनिक की रैंकिंग। इसके अलावा जीनियस यूथ्स रैंकिंग भी है। इसे महाद्वीपीय रैंकिंग के बाहर की एक द्वितीयक रैंकिंग माना जाता है। इस सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति अगर किसी दुर्भाग्यपूर्ण हादसे का शिकार ना हो तो भविष्य में निश्चित रूप से महाद्वीपीय रैंकिंग में पहुंचता है। केवल 18 वर्ष या उससे कम उम्र के लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें प्रतिभा, शक्ति, द्वितीयक पेशा और सोल पावर सबका आकलन किया जाता है। कुल मिलाकर इसमें 30 स्थान होते हैं। इन 30 में से ज़्यादातर स्थान श्रेक अकेडमी के छात्रों के पास है और उन श्रेक छात्रों में से 7 की उम्र 15 साल से कम है। हमारी कक्षा में रैंक 17 पर शैकलर लुओ गुइशिंग, रैंक 19 पर इमॉर्टल शू यू चेंग और रैंक 30 पर जेड स्नेक ज़ैंग यीरान है। ये रैंकिंग प्रणाली पहली बार सुनकर तांग विलिन का दिल कांप उठा। बड़े भाई यांग, आप भी तो उन 7 में से एक होंगे ना? शायद ज़ैंग यीरान से भी ऊंची रैंक पर। आप इतने शक्तिशाली हैं। यांग न्यानशिया हंस पड़ा। मैं बस किसी तरह सूची में शामिल हुआ हूँ। रैंक 27। लोग मुझे डार्क बियर कहते हैं। डार्क बियर? तांग विलिन मन ही मन हंस पड़ा। ये उपनाम सच में उस पर फपता है। कितना चालाक है और कितनी अच्छी तरह छिपा रहता है। असल में ये रैंकिंग पूरी तरह तय नहीं होती। हमारी ताकत में इतना बड़ा अंतर नहीं है। उदाहरण के लिए शू यू चेंग को ही देख लो। उसकी साधना 3 सोल रिंग वाले लुओ गुइशिंग से ज़्यादा है, फिर भी उसकी रैंक नीचे है, क्योंकि ये रैंकिंग प्रतिभा का समग्र मूल्यांकन होती है और लुओ गुइशिंग भी हमारी कक्षा का सबसे ऊंची रैंक वाला व्यक्ति नहीं है। 16 वर्ष से कम उम्र का एक व्यक्ति रैंक 9 पर है। रैंक 9? तांग विलिन की आंखें फैल गईं। वो स्पेस एलिमेंट को नियंत्रित करता है, फिर भी सूची में सबसे ऊपर नहीं है। यांग न्यानशिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। कहा जाता है कि 100 सालों में इतनी शक्तिशाली नई कक्षा कभी नहीं आई। आमतौर पर नए छात्रों की एक खेप में 2 या 3 का जीनियस यूथ्स रैंकिंग में आ जाना ही बड़ी बात है, लेकिन इस बार श्रेक अकेडमी में 7 हैं। हालांकि उनमें से 2 दूसरे ग्रेड के हैं, तो तकनीकी रूप से हमारी कक्षा में 5 ही हुए। सबसे ऊंची रैंक वाली का नाम वू सिदुओ है। मुझे नहीं पता कि ताकत में हम उसकी बराबरी कर सकते हैं या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि वो स्टार लो शहर से है। उसके पास 4 सोल रिंग्स हैं और शू यू चेंग से अलग उसकी 4,000 वर्षीय हैं। उसे स्टार लो शहर में सदी में एक बार पैदा होने वाली प्रतिभा कहा जाता है। माना जाता है कि 18 की उम्र तक वो जीनियस यूथ्स रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंच जाएगी और इसके अलावा वो 4थे दर्जे की मेका डिज़ाइनर भी है। वाकई अद्भुत। असल में वो तुम्हारी जैसी ही है। तुम भी 4थे दर्जे तक पहुंच चुके हो ना? केवल 2 सोल रिंग्स के साथ ये कर पाना सच में चौंकाने वाला है। उस क्षण गुयुए की नज़र तांग विलिन पर बदल गई। पहले वो यांग न्यानशिया के साथ टीम बनाने और उसके छिपकर रहने के फैसले से असहमत थी, लेकिन अब उसे उसके निर्णय की समझ आने लगी थी। कम से कम उन्हें जीनियस यूथ्स रैंकिंग की पूरी जानकारी मिल गई थी और ये भी पता चल गया था कि उनकी कक्षा के 5 सबसे शक्तिशाली छात्र कौन हैं। क्या उस वू सिदुआ का भी कोई उपनाम है? तांग विलिन ने पूछा। उपनाम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उसका उपनाम है हेल,
हेल वू सिधुओ। कहा जाता है कि वो बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदरता के साथ ऐसा उपनाम, उसकी ताकत की कल्पना ही की जा सकती है। हेल वू सिधुओ, शैकलर लुओ ग्विशिंग, इमोर्टल शू यू चेंग, डार्क बियर यांग न्यानशिया और जेड स्नेक जेंग गिरान, जो पहले ही बाहर हो चुका था। यही हमारी कक्षा के 5 सबसे शक्तिशाली लोग हैं और ये सभी जीनियस यूथ्स रैंकिंग में हैं। तांग वुलिन का ध्यान गु युए पर गया। उसे पूरा यकीन था कि अगर गु युए अपनी पूरी ताकत दिखाए तो वो भी उस प्रतिष्ठित सूची में काफी ऊपर तक पहुंच सकती है। मानो उसकी सोच पढ़ ली हो, गु युए ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और युद्ध की तीव्र इच्छा चमक रही थी। ये देखकर वो चौंक गया। यही है श्रेक एकेडमी। यहाँ हर कोई मुझसे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली है। अगर मुझे भी उस सूची में जगह बनानी है तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसे ये दबाव पसंद था। बेशक वो कक्षा अध्यक्ष बनना चाहता था, लेकिन अगर वो कहे कि ये उसके लिए अनिवार्य है तो वो झूठ होगा। उसका असली लक्ष्य इस प्रतियोगिता में अपने सहपाठियों की असली ताकत को समझना था। आज 5 रैंकधारियों के बारे में जानना ही काफी था। अब वो प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। यांग नैनशिया ने तब तक इंतजार किया जब तक लुओ ग्विशिंग के समूह का कोई निशान नहीं दिखा। फिर उसने तांग वुलिन और गु युए को विपरीत दिशा में ले जाना शुरू किया। प्रतियोगिता को लगभग आधा घंटा बीत चुका था। अचानक शैनी की आवाज ने आकाश तक को हिला दिया। अब 48 छात्र शेष हैं। युद्ध क्षेत्र को 50% तक कम किया जाएगा। अगले ही क्षण अंतरिक्ष विकृत हो गया। जंगल मरोड़ खाकर पूरी तरह बदल गया। आधे घंटे के निशान पर जमीन बदल जाती है। सौभाग्य से उस समय तांग वुलिन ने अनजाने में गु युए का हाथ पकड़ा हुआ था। सब कुछ स्थिर होने के बाद तांग वुलिन की नज़र सामने खड़े लोगों पर पड़ी। यांग नैनशिया अभी भी आगे था, लेकिन लगभग 30 मीटर दूर लुओ ग्विशिंग का समूह खड़ा था। इसके अलावा बाईं ओर एक लड़की और दाईं ओर 2 लड़के भी थे। एक पल में कई लोग इस खुले क्षेत्र में आ गए थे। ये लुओ ग्विशिंग ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। युद्ध क्षेत्र साफ करो। ढाल धारण किया हुआ एक युवक तुरंत अपने सबसे नजदीकी विरोधी दाईं ओर खड़े दोनों लड़कों पर टूट पड़ा। 7 लोगों की पूरी टीम एक साथ आगे बढ़ी, तेजी से उन जोड़ी की ओर बढ़ती हुई। क्या हम भागे? तांग वुलिन ने पूछा। यांग न्यानशिया ने हाथ हिलाकर मना किया। नहीं, ये अच्छा मौका है, कहते हुए वो लड़की की ओर बढ़ा जो बाईं ओर खड़ी थी। तांग वुलिन ने उस लंबी लड़की को ध्यान से देखा। उसके लहराते भूरे लाल बाल थे, गोरी त्वचा और बड़ी आंखें। उसकी सुंदरता के विपरीत उसका ठंडा रवैया साफ चेतावनी दे रहा था कि दूरी बनाए रखो। वो पीछे नहीं हटी, इसके बजाय वो आगे बढ़ी और अपनी मार्शल अवल को मुक्त किया। लुओ ग्विशिंग के समूह के खिलाफ हमारे साथ मिल जाओ, यांग न्यानशिया ने तब चिल्लाकर कहा जब उनके बीच 20 मीटर की दूरी थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य झलका। उसने आंखें सिकोड़ी और फायदे नुकसान का आकलन किया। ठीक है। उसकी आवाज मीठी और कोमल थी। बिना कुछ और कहे उसने अपना लक्ष्य बदला और रॉकेट की तरह लुओ ग्विशिंग के समूह की ओर दौड़ पड़ी। युद्ध के लिए तैयार रहो, यांग नैनशिया ने चिल्लाकर कहा और आगे बढ़ा। उसका शरीर फैल गया। गहरे सुनहरे बाल उसके पूरे शरीर को ढकने लगे। उसकी मार्शल अवल प्रकट हो गई थी। तांग वुलिन के नीचे से 2 बैंगनी सोल रिंग्स उठीं और ब्लू सिल्वर घास यांग नैनशिया के पीछे लहराने लगी। इस दौरान गु युए तांग वुलिन के पास ही रही। जैसे ही वो दौड़े, एक हरी रोशनी निकली और तांग वुलिन और यांग नैनशिया को ढक लिया। उनकी गति बढ़ गई। यांग नैनशिया ने हैरानी से पीछे देखा। विंड एलिमेंट? फिर उसे तांग वुलिन की वो बात याद आई जब उसने गु युए के समर्थन की बात की थी। पहले बर्फ और अब हवा। क्या उसके पास दोहरी मार्शल अवल है? फिर भी उसकी हैरानी ज्यादा देर तक नहीं रुकी। आखिरकार उसने जीनियस यूथ्स रैंकिंग में गु युए नाम कभी नहीं सुना था। चांदी जैसी रोशनी चमकी और युद्धरथ दोनों लड़कों के पैरों से उठी। अचानक ढाल धारण किया हुआ युवक तेजी से आगे बढ़ा और उनसे टकराया, लेकिन उन्हें उड़ाने के बजाय दोनों लड़के मानो ढाल से चिपक गए हों। तभी स्टाफ घुमाते हुए शू श्याओयान ने दूसरे लड़के को बर्फ के भाले से बेध दिया। एक चमक की झिलमिलाहट के साथ दोनों लड़के बाहर हो गए। शुरू से अंत तक बस कुछ ही सेकंड लगे थे। असल में उसी समय यांग नैनशिया ने दूसरी लड़की को अपनी ओर खींच लिया था, जबकि लुओ ग्विशिंग के समूह ने दोनों लड़कों को निष्क्रिय कर दिया था। उनकी युद्ध दक्षता भयानक थी। पूरे समय लुओ ग्विशिंग की मुस्कान बनी रही। उसकी 3 सोल रिंग्स, 2 पीली और 1 बैंगनी, बारी बारी से चमक रही थी। बिना रुके ढाल धारण किया हुआ युवक मुड़ा और तांग वुलिन की ओर से आ रही लड़की पर झपटा। चांदी की रोशनी ने जमीन को निगल लिया।
इस बार तांग वुलिन साफ देख सकता था कि कैसे अंतरिक्ष उसके चारों ओर मुड़ रहा था। उसे संकुचित कर पूरी तरह जकड़ लिया। लुओ ग्विशिंग की पहली आत्मकौशल स्पेशल लॉक। अपनी शक्तिशाली बंधन क्षमता का उपयोग करते हुए उसने इससे पहले ही 2 छात्रों को निष्क्रिय कर दिया था। ये आत्मकौशल लक्ष्य को पूरी तरह जकड़ नहीं सकता था और केवल एक क्षण के लिए उन्हें अपनी जगह पर रोक पाता था। इसलिए इसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए बेहद सटीक निर्णय की आवश्यकता होती थी और लुओ ग्विशिंग में इस बात की कोई कमी नहीं थी। चार्ज करती हुई लड़की की गति को देखकर उसने सीधे टकराव में जाने का विचार त्याग दिया। लेकिन उसी क्षण सभी की आंखें फैल गईं। लड़की का शरीर धुंधला सा हो गया और उसके पैरों के नीचे से आत्मावृत यानी सोल रिंग्स उभर आए। 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग। उसके चारों ओर 4 बैंगनी आत्मावृत प्रकट हुए। वो सिद्धुओ! मौजूद आधे से अधिक छात्रों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, जिनमें तांग वुलिन भी शामिल था। अभी अभी उन्होंने उसका जिक्र किया था और अब वो स्वयं सामने आ गई थी। तभी तांग वुलिन को समझ आया कि यांग न्यानशा ने केवल उसी से सहयोग क्यों मांगा था, क्योंकि वो उसे पहचानता था। हालांकि लुओ ग्विशिंग की टीम संख्या में अधिक और अच्छी स्थिति में थी, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि जीत किसकी होगी, विशेषकर तब जब उनके पक्ष में रैंक 9 हेल वू सिद्धुओ और रैंक 27 डार्क बियर यांग न्यानशा जैसे लोग मौजूद थे। एक ही आत्मा स्तर पर भी आत्मा गुरुओं के बीच का अंतर आसमान और जमीन जितना हो सकता था। ये लुओ ग्विशिंग की बड़ी टीम को खत्म करने और साथ ही वू सिद्धुओं से संबंध स्थापित करने का दुर्लभ अवसर था। यांग न्यानशा की ये चाल तात्कालिक रूप से भी और भविष्य में भी उनके लिए लाभकारी थी। वो सिद्धुओं हवा में ऐसे मरोड़ी जैसे उसकी हड्डियां ही न हों और एक झलक सी छोड़ते आगे की ओर झपटी। अंधकार की आभा उसे ढक चुकी थी, लेकिन ये अंधकार शू यूचेंग के अंधकार से अलग था। वो पहले से भी अधिक फुर्तीली लग रही थी। उसके चारों ओर एक अलौकिक सी अनुभूति फैल रही थी। उसका शरीर चमका और वो बिजली की तरह पल भर में लुओ ग्विशिंग की टीम के सामने प्रकट हो गई। ये पहली बार नहीं था कि लुओ ग्विशिंग की टीम ने साथ काम किया हो। ढाल धारण किए युवक ने वू सिद्धुओं के उन्मत्त आक्रमण पर जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसकी तीनों आत्मावृत एक साथ चमक उठी। उसी क्षण वू सिद्धुओं ने अचानक दिशा बदल ली और अपनी पूरी गति ढाल वाले युवक की ओर मोड़ दी। ढाल वाले युवक ने अपनी 1000 वर्षीय आत्मा कौशल पुल सक्रिय किया था। ये कौशल 10 सेकंड तक शत्रुओं का ध्यान अपनी ओर खींच सकता था। रक्षा प्रकार के आत्मा गुरुओं के लिए ये अत्यंत उपयोगी कौशल था। एक पल भी न लगा वू सिद्धुओं का आक्रमण उसकी ओर खींचने में। धड़ाम! सामान्यतः रक्षा और नियंत्रण प्रकार के आत्मा गुरु फुर्ती प्रकार के आत्मा गुरुओं को दबाते हैं, लेकिन यहाँ दृश्य पूरी तरह उल्टा था। वू सिद्धुआ और ढाल वाले युवक के टकराने से ठीक पहले युवक का चेहरा काला पड़ गया और अगले ही क्षण वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। वू सिद्धुओं की पहली आत्मावृत मध्यम पड़ी, जबकि दूसरी चमक उठी। वो एक नेवले की तरह आगे बढ़ती रही। उसके अनगिनत पंजों की परछाइयां लुओ ग्विशिंग की टीम को चीरती चली गईं। उसने अकेले ही पूरी टीम को तहस नहस कर दिया। यही थी पहले दर्जे की सबसे बड़ी प्रतिभा, वू सिद्धुओं की शक्ति। 2 फुर्ती प्रकार के आत्मा गुरु किसी तरह अपने हथियार उठाकर बचाव कर पाए, लेकिन वू सिद्धुओं की जबरदस्त साधना के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाए। 4 और 3 आत्मावृतों का अंतर अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। दोनों आत्मा गुरु पीछे की ओर उछल गए। उनके मुंह से लाल रक्त की धारा फूट पड़ी। लुओ ग्विशिंग का एक किनारा पूरी तरह खुल गया। अचानक चांदी जैसी रोशनी का एक भंवर वू सिद्धुओं के चारों ओर घूमने लगा, उसके शेष शाया पंजों को निगलते हुए और उसके शरीर को हवा से खींचकर भीतर समेट लिया। एक कराह के साथ वू सिद्धुओं का शरीर और भी ज्यादा धुंधला हो गया। उसने दोनों हाथ सिर के ऊपर जोड़े। उसका पूरा शरीर एक तीक्ष्ण तलवार जैसी आभा से भर गया। उसके हाथों में गहरे काले प्रकाश की एक विशाल तलवार प्रकट हुई, जो उसकी दूधिया त्वचा के साथ तीव्र विरोध रच रही थी। उसने पूरी ताकत से उस काले प्रकाश की तलवार को चांदी के भंवर पर दे मारा। काले और चांदी के विस्फोट में भंवर बिखर गया और काली तलवार भी हवा में घुल गई। लुओ ग्विशिंग 2 कदम पीछे हटा और कराह उठा। पीछे से सफेद प्रकाश उसकी और दोनों फुर्ती प्रकार के आत्मा गुरुओं पर पड़ा, उनकी शक्ति बहाल करता हुआ। ढाल वाला युवक भी अब तक संभल चुका था और एक बार फिर से अपनी आत्मा कौशल से वू सिद्धुओं का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए आगे बढ़ा। यही होती है टीम की ताकत। वू सिद्धुओं के पास विस्फोटक शक्ति
शक्ति थी, लेकिन लुओ ग्विशिंग की टीम उसके भीषण संयोजन से बच गई थी। अब उनकी जवाबी कार्यवाही का समय था और उन्होंने हमला किया। वो सिदुओं के सिर के ऊपर बर्फ का एक पहिया प्रकट हुआ जो नीली रोशनी की धाराओं में बदलकर उसके शरीर में घुस गया, उसकी गति को घोंगे जैसे धीमा कर देता था। शू शियाओयान के पास केवल 2 आत्मावृत्त थीं, इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी नियंत्रण क्षमता कमजोर थी। साथियों से पीछे न छूट जाए, इस डर से उसने पिछले 3 सालों में कड़ी मेहनत की थी। हालांकि उसकी स्टार व्हील आइस स्टाफ की आत्मा कौशल रात तक सीमित थी, फिर भी उसने धीरे धीरे उन सब पर महारत हासिल कर ली थी। उसकी प्रभावशाली मानसिक शक्ति ने उन्हें अधिकतम प्रभाव से प्रयोग करने में सहायता दी। ढाल वाले युवक और शू शियाओयान के दोनों की नियंत्रण क्षमताओं के प्रभाव में वू सिदुओं को ऐसा लगा मानो वो दलदल में फंस गई हो। इतनी कठिन स्थिति में भी उसने अपनी सांसें स्थिर रखने की कोशिश की। अचानक एक नीली बेल ने उसे किनारे की ओर खींच लिया। वो पूरी तरह खतरे से बाहर तो नहीं थी, लेकिन ढाल वाले युवक की आत्मा कौशल की सीमा से बाहर निकल चुकी थी। एक जोरदार गर्जना के साथ रूपांतरित यांग न्यानशिया उसके पास से दौड़ता हुआ निकला। उसने अपनी मुट्ठियां जमीन पर दे मारी, धरती कांप उठी और चट्टानें लुओ ग्विशिंग के समूह की ओर उड़ी, और तभी वू सिदुओ मुक्त हो गई। लुओ ग्विशिंग की टीम के ऊपर एक विशाल बर्फीला शूल तैरने लगा। वू सिदुओ को फिर से अपनी कमर पर खिंचाव महसूस हुआ और अगले ही क्षण वो बगल की ओर खींच ली गई। वो एहसास गर्म था, जैसे किसी की बाहों में सुरक्षित रखी गई हो। सिर घुमाते ही वू सिदुओ ने एक सुंदर चेहरा देखा, बड़ी आंखें, लंबी पलकों से घिरी हुई। वो एक ही कक्षा के छात्र होने के कारण वो उसे पहचानती थी। ब्लैक स्मिथ प्रतिनिधि तांग वुलिन, मैं तुम्हें वहां पहुंचा देता हूं। कमर से उसे थामे हुए उसकी आंखें लगातार युद्ध क्षेत्र पर जमी रहीं। उसने अपना शरीर आधा घुमाया, मांसपेशियों में शक्ति भरी और फिर विस्फोट की तरह उछला। एक ही क्षण में वू सिदुओ खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करने लगी। सब कुछ पल भर में घट गया। तांग वुलिन ने जरा भी समय न गवाते हुए अपनी दूसरी आत्मावृत्त सक्रिय कर ली। लुओ ग्विशिंग के नीचे ब्लू सिल्वर इम्पेलिंग एरे फूट पड़ा और ऊपर से बर्फीले शूलों की बारिश होने लगी। टांग वुलिन की टीम ने वू सिदुओ के साथ पूर्ण तालमेल में काम किया। जैसे ही वो आकाश में उड़ी, डार्क बेयर यांग न्यानशिया एक टैंक की तरह ढालधारी युवक की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आत्मा अंगूठियां चमक रही थीं और उसके गहरे सुनहरे बाल तेज रोशनी बिखेर रहे थे। वो जल्द ही ढालधारी युवक की पुल क्षमता की सीमा में प्रवेश कर गया, लेकिन वो उसे टालने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। उसी क्षण लुओ गुइशिंग ने अपनी अद्भुत युद्ध क्षेत्र नियंत्रण क्षमता का प्रदर्शन किया, जिसने उसे अपनी टीम का मूल केंद्र बना दिया था। यांग न्यानशिया के ढालधारी युवक से टकराने से कुछ इंच पहले ही वो युवक चांदी की चमक के साथ गायब हो गया और यांग न्यानशिया खाली हवा को चीरता हुआ आगे निकल गया। 2 फुर्तीले प्रकार के आत्मा मास्टर तुरंत यांग न्यानशिया के दोनों ओर प्रकट हुए और उसे चकमा देते हुए पीछे की पंक्ति में मौजूद तांग वुलिन और गु युए की ओर लपके। ये स्पष्ट था कि यांग न्यानशिया की ताकत फुर्तीले और रक्षा प्रकार के आत्मा मास्टरों को आसानी से दबा सकती थी। इसलिए जब ढालधारी युवक दोबारा प्रकट हुआ तो वो लुओ गुइशिंग के पास खड़ा था। लुओ गुइशिंग की आंखों में चमक आई और उसकी पहली व दूसरी आत्मंगूठियां जगमगा उठीं। यांग न्यानशिया के चारों ओर चांदी की रोशनी फैल गई। स्थानिक आत्मा कौशल इसलिए भयानक होते हैं क्योंकि टेलीपोर्टेशन से कोई बच नहीं सकता। पल भर में ही यांग न्यानशिया खुद को अपनी पिछली स्थिति से 15 मीटर दूर पाया और स्पेशियल लॉक द्वारा जड़ हो गया। ये अल्प दूरी का टेलीपोर्टेशन और स्पेशियल लॉक शायद उसे केवल 2-3 सेकंड ही रोक पाते, लेकिन युद्ध भूमि पर उतने समय में ही जीत और हार का फैसला हो सकता था। यांग न्यानशिया के हटते ही तांग वुलिन और गु युए 2 फुर्तीले आत्मा मास्टरों के लिए पूरी तरह खुले रह गए। उन्हें पास पहुंचने में सिर्फ 1 सेकंड लगा। इसी बीच ढाल आत्मा मास्टर ने जोर से हुंकार भरते हुए अपनी ढाल को ऊपर की ओर धकेला। आत्मा शक्ति उससे उमड़ पड़ी और लुओ गुइशिंग, शू शियाओयान तथा स्वयं उसके चारों ओर दीवारों का निर्माण कर दिया। उनके बाकी 2 साथी पीछे खड़े थे। एक ने अपने हाथ हवा में उठाए और आग का एक विशाल पक्षी रचा जो उड़ता हुआ आकाश में जा पहुंचा। दूसरा उनका सहायक प्रकार आत्मा मास्टर था। उसके शरीर से प्रकाश फूटा जो उसके साथियों की आत्मा शक्ति को सुदृढ़ कर रहा था। आत्मा शक्ति प्रवर्धन एक अत्यंत शक्तिशाली सहायक क्षमता थी जो उपयोगकर्ता की वृद्धि के साथ बढ़ती थी। 7 सदस्यीय टीम के लिए इसका प्रभाव अपार था और ये युद्ध की दिशा पलट सकता था।
लुओ गुइशिंग के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसके भीतर एक भयावह शांति उतर आई थी। उसकी आंखें मानो सब कुछ भेद कर देख पा रही थीं। वू सिदुओ और यांग न्यानशिया की टीम के बीच हुआ ये तात्कालिक सहयोग निस्संदेह उसके सामने आई सबसे बड़ी चुनौती थी। फिर भी उसे अपनी जीत पर भरोसा था। वो अकेला नहीं लड़ रहा था, उसके पास एक टीम थी। वो दृढ़ता से मानता था कि एक व्यक्ति की शक्ति सीमित होती है, लेकिन टीम की शक्ति असीमित होती है, और एक टीम नेता के रूप में उसके पास वे कौशल होना अनिवार्य था जो उसके साथियों की पूरी क्षमता को सामने ला सकें। लुओ गुइशिंग का युद्ध क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। अग्नि पक्षी ने आती हुई बर्फीली सुइयों को पिघला दिया और ढालधारी युवक ने ब्लू सिल्वर घास को रौंद कर नष्ट कर दिया। यांग न्यानशिया को इसलिए टेलीपोर्ट किया हटाया गया क्योंकि वो युद्ध भूमि का सबसे अहम शत्रु था। वो सिदुओ भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन लुओ गुइशिंग को विश्वास था कि उसकी टीम उसे पराजित कर सकेगी। इस समय उसे अपने विरोधियों को कमजोर करना और अपनी बढ़त को मजबूत करना था, इसलिए उसकी पहली प्राथमिकता सबसे कमजोर 2 अंगूठी वाले शत्रु को हटाना था। ऐसा करने के बाद वो अपनी टीम की शक्ति को एकत्र कर डार्क बेर यांग न्यानशिया और हेल वू सिदुओ को समाप्त कर सकता था। नीली रोशनी की एक चमक के साथ ब्लू सिल्वर घास गू युए की कमर के चारों ओर लिपट गई। तांग वुलिन ने उसी घास की मदद से गू युए को अपनी बाहों में खींचा और एक घुटने पर बैठकर ब्लू सिल्वर इम्पेलिंग एरे आकृतित किया, जो उनके चारों ओर ढाल के रूप में फैल गया। तांग वुलिन की ओर दौड़ते 2 फुर्तीले आत्मा मास्टर मूर्ख नहीं थे। जैसे ही घास जमीन से फूटी, वे हवा में कूद गए, लेकिन घास बहुत घनी थी और जल्द ही वे अपने लक्ष्यों को खो बैठे। इसी बीच ढाल आत्मा मास्टर ने स्थानिक बंधनों से मुक्त होकर गर्जना करता हुआ लुओ गुइशिंग की ओर झपटा। दूसरी ओर वू सिदुओ ने अंततः टॉप 10 में स्थान पाने वाले की असली ताकत दिखाई। प्रकाश विस्फोट की तरह फूटा जब वो आकाश में उड़ी। उसकी आभा कुछ क्षण पहले से पूरी तरह अलग थी। उसकी चौथी अंगूठी जली और वो 3 प्रतिरूपों में बट गई, जो अलग अलग दिशाओं में गोता लगाने लगे। वे प्रतिरूप पारदर्शी थे, मानो गंदले पानी से बने हों। फिर उसकी दूसरी अंगूठी चमकी। उसकी रोशनी चौथी अंगूठी की चमक से मिलकर आकाश को प्रकाशित कर गई। छाया से बने पंजे आकाश में फैल गए और अग्नि पक्षी और ढाल दीवार को पूरी तरह ढक लिया। वो बल के बदले बल से टकरा रही थी। गति उसकी विशेषता थी, फिर भी उसने सामने से भिड़ने का निर्णय लिया। जंगल में लगातार गड़गड़ाहट गूंजने लगी जब छाया पंजे ढाल दीवार और अग्नि पक्षी से टकराए। लुओ गुइशिंग का चेहरा गंभीर हो गया। वो भली भांति जानता था कि उच्च साधना स्तर के कारण वू सिदुओं को कितना बड़ा लाभ प्राप्त है। उसकी ख्याति निरर्थक नहीं थी। ढाल आत्मा मास्टर और अग्नि पक्षी बुलाने वाला आत्मा मास्टर कराहने लगे। वे वू सिदुओं की शक्ति के सामने कांप रहे थे, फिर भी सहायक की आत्मा शक्ति प्रवर्धन के कारण किसी तरह टिके हुए थे। एक बार फिर चांदी का भंवर उभरा। अपने 1000 वर्षीय आत्मा कौशल के साथ केवल लुओ गुइशिंग ही वू सिदुओं का सामना कर सकता था। लेकिन जैसे ही वो भंवर प्रकट हुआ, वू सिदुओं की दूसरी और चौथी अंगूठियां मंद पड़ गईं। इसके बजाय उसकी पहली अंगूठी चमक उठी। अचानक गति के विस्फोट के साथ वो हवा को चीरती हुई सहायक प्रकार आत्मा मास्टर की ओर लेजर की तरह दौड़ी। ये था हेल रश। यही वू सिदुओं का असली लक्ष्य था। वो केवल ब्रूट फोर्स से 9वें स्थान पर नहीं पहुंची थी, उसने पूरे युद्ध के दौरान हर कदम की योजना बनाई थी। लेकिन तभी एक बर्फीला भाला बगल से उड़ता हुआ आया और उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। वो भाला ठंडी चमक से दमक रहा था। जो भी उससे टकराता निश्चित रूप से बुरी तरह घायल होता। वू सिदुओं ने लगातार कई आत्मा कौशलों का प्रयोग किया था, इसलिए स्पष्ट था कि उसकी आत्मा शक्ति कम हो रही होगी। लुओ गुइशिंग ने मुड़कर शू शाओयान को अंगूठा दिखाया। यद्यपि शू शाओयान के पास केवल 2 अंगूठियां थीं, फिर भी वो हमेशा निर्णायक क्षणों में कदम उठाती थीं। उसे लुओ गुइशिंग के निर्देशों की आवश्यकता नहीं थी। वो स्वाभाविक रूप से टीम के साथ तालमेल बिठा लेती थीं। वे उस गोंद की तरह थीं जो पूरी टीम को जोड़े रखती थीं। इसी कारण उसकी कम साधना के बावजूद टीम ने उसे स्वीकार किया था। लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो सिदुओं के होठों पर एक भयावह मुस्कान उभरी। उसने बर्फीले भाले से बचने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसकी 4 बैंगनी अंगूठियां गायब हो गईं और उनकी जगह एक अकेली बैंगनी अंगूठी प्रकट हुई। सफेद प्रकाश उसके शरीर से फूट पड़ा, उसके पूरे शरीर पर सफेद बाल उगाए और उसकी देह में शक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। उसकी एकमात्र अंगूठी तेजी से चमकी और बर्फीले भाले के टकराने से ठीक पहले उसने सुनहरे पंजों वाले हाथ से उसे थप्पड़ मारा, जिससे वो ठंडी धुंध में बिखर गया। इसके बाद वो सीधे सहायक प्रकार आत्मा मास्टर से जा टकराई। प्रकाश चमका, वो बाहर हो गया।
ड्यूअल मार्शल सोल्स, लुओ गुइशिंग अनायास चिल्ला उठा। स्थिति वैसी ही थी जैसी उसने कही। उस पल वू सिदुओ की 4 अंगूठियां एक में बदल गई थीं और उसकी मार्शल आत्मा रूपांतरित हो गई थी। इसका केवल एक ही अर्थ मतलब हो सकता था, उसके पास ट्विन मार्शल सोल्स थीं। बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते थे। लुओ गुइशिंग ही नहीं, उसका अस्थायी सहयोगी यांग न्यानशिया भी स्तब्ध रह गया। यद्यपि इस मार्शल आत्मा के लिए उसके पास केवल एक ही अंगूठी थी, फिर भी उसकी साधना कम से कम 40वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। इसलिए उसके एकमात्र आत्मा कौशल की शक्ति चौथी अंगूठी के बराबर थी। भूमि पर उतरते ही वो रुकी नहीं। सुनहरी आभा से ढकी वो अग्नि पक्षी बुलाने वाले आत्मा मास्टर की ओर झपटी और रास्ते में खड़े पक्षी को चीरती हुई आगे बढ़ गई। जैसे ही वो दूरस्थ आत्मा मास्टर को कुचलने ही वाली थी, एक चांदी की चमक ने उसे किनारे टेलीपोर्ट कर दिया। यद्यपि उसने अपने साथी को बचा लिया, लेकिन लुओ गुइशिंग की शक्ति असीमित नहीं थी। ऐसा करने के लिए उसे यांग न्यानशिया के सामने चल रहे मोर्चे की ओर पीठ करनी पड़ी। दांत भींचते हुए ढाल वाले सोल मास्टर ने आगे झपट्टा मारा और अपनी ढाल से हमला कर दिया। लुओ गुइशिंग द्वारा बेबस होकर युद्ध क्षेत्र से टेलीपोर्ट कर दिए जाने के बाद यांग नियंशिया को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। अब जब वो आखिरकार फिर से लड़ाई में लौटा था तो वो अपनी ताकत को रोक नहीं पाया। एक जोरदार धमाके के साथ यांग नियंशिया ने ढाल को ढालधारी युवक के हाथ से उड़ा दिया और उसे पीछे की ओर उछाल दिया। इससे पहले कि वो जमीन से टकराता, तांग वुलिन ने यांग नियंशिया के पीछे से ब्लू सिल्वर ग्रास की एक लता भेजी जो युवक की कमर के चारों ओर लिपट गई। फिर तांग वुलिन ने जोर से खींचा और उस युवा ढाल सोल मास्टर को सीधे यांग नियंशिया की मुट्ठी की ओर फेंक दिया। सफेद रोशनी चमकी, युवक के बाहर होने का संकेत। यांग नियंशिया ने तांग वुलिन और गु युए की ओर मुड़कर देखा। हैरानी की बात यह थी कि लुओ गुइशिंग की टीम के वे 2 एजिलिटी टाइप सोल मास्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, जिनसे उन्हें लड़ना चाहिए था। क्या उन्होंने उन दोनों को भी हरा दिया? यांग नियंशिया स्तब्ध रह गया। तांग वुलिन तो बस 2 रिंग वाला कंट्रोल टाइप सोल मास्टर है। क्या वो सच में उन दोनों एजिलिटी टाइप्स को दबाने में सक्षम था? लेकिन ये श्रेक एकेडमी है, यहाँ कोई भी कमजोर नहीं होता। शायद गु युए की ताकत ही कारण रही होगी। हालांकि उसका अनुमान यहीं तक सीमित रहा। आखिरकार वे सिर्फ अस्थायी सहयोगी थे। 2 एजिलिटी टाइप साथियों के रहस्यमय ढंग से गायब होने और बाकी 2 के हार जाने के बाद लुओ गुइशिंग के चेहरे पर गहरी शिकन आ गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने एक और चांदी जैसा भंवर बनाया, लेकिन इस बार वो खींचने के बजाय बाहर की ओर फैलकर धक्का देने लगा। चाहे पीछे से वू सिदुओ ने हमला किया हो या सामने से यांग नियंशिया ने धावा बोला हो, दोनों को पीछे धकेल दिया गया। लुओ गुइशिंग के शरीर से चांदी की रोशनी फूट पड़ी, जिसने शू शाओयान और फायरबर्ड सोल मास्टर को अपने भीतर समेट लिया। हम जा रहे हैं, उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसी क्षण उसके चारों ओर की चांदी की रोशनी अराजक हो गई और स्थानिक ऊर्जा नियंत्रण से बाहर हो गई। ये बुरा है। स्थानिक की शक्ति रहस्यमय और भयावह होती है। कोई और तत्व अराजक हो जाए तो उतना घातक नहीं होता। अन्य तत्वों पर नियंत्रण खोने पर सोल मास्टर भाग सकता है, लेकिन अराजक स्थान से बचना आसान नहीं होता। जो स्थानिक ऊर्जा उन्हें टेलीपोर्ट करने वाली थी, वो फट पड़ी और आकाश में एक दरार खुल गई। भयानक ऊर्जा की लहरें यांग नियंशिया और वू सिदुओं पर टूट पड़ी। लुओ गुइशिंग ने विरोध में चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल वो स्थानिक दरार में समा गया। फायरबर्ड सोल मास्टर भी उसके साथ निगल लिया गया। अराजक स्थान ने दोनों को कुचल दिया और चीर दिया। एक पल बाद वहां केवल कुछ प्रकाश कण ही बचे। वास्तविकता में लौटने से पहले की धुंधली अवस्था में लुओ गुइशिंग अपना दिमाग खपाता रहा। जिस स्थान पर उसका हमेशा पूर्ण नियंत्रण रहता था, वो अचानक उस क्षण क्यों बिखर गया? असल में वो लापरवाह हो गया था। उसकी सोल पावर और आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, जिससे उसका नियंत्रण फिसल गया। लुओ गुइशिंग की विफलता के बाद एक अकेली आकृति जमीन पर उतरी। बिना किसी हिचक के उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मैं हार मानती हूँ, मैं हार मानती हूँ। जो भी जीतेगा मैं उसके साथ रहूंगी। वो थी शू शाओयान। लुओ गुइशिंग की टीम पल भर में ढह गई थी और मूल 7 में से वो अकेली बची थी।
वू सिद्धुओं के चेहरे पर कठोरता बनी रही। दूसरी ओर यांग नियंशिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी निगाहें वू सिद्धुओं पर टिकी रहीं। अगर शू शियाओयान को न गिना जाए तो तांग वूलिन की टीम संख्या में वू सिद्धुओं से 3 गुना ज्यादा थी। न केवल उसने लुओ गुइशिंग की टीम से लड़ते हुए अपनी बहुत सी शक्ति खर्च कर दी थी, 1000 साल के सोल स्किल्स लगातार इस्तेमाल किए थे, बल्कि उसने अपना दूसरा मार्शल सोल बदलकर उसका सोल स्किल इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि 4 रिंग वाले सोल मास्टर के लिए भी उसकी सोल पावर लगभग खत्म हो गई होगी। यही मौका था तांग वूलिन के वार करने का। अगर वे वू सिद्धुओं को हरा देते तो क्लास प्रेसिडेंट का पद उनका ही होता। वू सिद्धुओं ने यांग नियंशिया की ओर आंखें सिकोड़ ली। वो वहीं डटी खड़ी थी, उसके शरीर के चारों ओर गोल्डन रोशनी चमक रही थी। समय नहीं है, यांग नियंशिया चिल्लाया और वू सिद्धुओं पर टूट पड़ा। यांग नियंशिया अच्छी तरह जानता था कि अगर वू सिद्धुओं को संभलने का मौका मिल गया तो उसकी पूरी टीम मिलकर भी उसे और उसकी 4 पैपल रिंग्स को नहीं हरा पाएगी। या तो अभी जीत या फिर कभी नहीं। आगे बढ़ते हुए उसने शू शियाओयान को नहीं भुलाया। हम ज्यादा हैं, हमसे जुड़ जाओ। यांग नियंशिया हर संभव लाभ उठाना चाहता था। अगर उसके शब्द वू सिद्धुओं का ध्यान एक पल के लिए भी भटका दे तो वो काफी था। वैसे भी शू शियाओयान तो बस 2 रिंग वाली सोल मास्टर थी। उसे इस बात की परवाह नहीं कि वो साथ आए या न आए। लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि जब वो आगे बढ़ रहा था, तांग वूलिन और गू युए बस चुपचाप खड़े रहे। ठीक है, शू शियाओयान ने कहा, प्रस्ताव स्वीकार करते हुए, लेकिन उसने अपनी स्टाफ तक नहीं उठाई। यांग नियंशिया और वू सिद्धुओं टकराए और उनके आसपास की हवा उग्र हो गई। डस्क गोल्ड भालू एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल सोल था। वू सिद्धुओं का दूसरा मार्शल सोल भी अटैक टाइप था। फिर भी इस टक्कर में वो कुछ कदम पीछे हटने को मजबूर हो गई। उसकी थकी हुई सोल पावर उसे नुकसान पहुंचा रही थी। ये देखकर यांग नियंशिया का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। उसके चारों ओर की गहरी गोल्डन रोशनी और तेज हो गई। उसकी तीसरी रिंग जगमगा गई और उसका शरीर 3 मीटर ऊंचा हो गया। लड़की पर हमला करने में उसने जरा भी हिचक नहीं की और पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी वू सिद्धुओं पर दे मारी। उसी क्षण वू सिद्धुओं ने गति बढ़ाई। उसके शरीर से काली रोशनी फूट पड़ी। क्या वो मार्शल सोल बदल रही है? यांग नियंशिया खुश हुआ। उसे उसके 4 रिंग वाले मार्शल सोल से जरा भी डर नहीं था। पिछली लड़ाई में जो उसने देखा था, उससे वो समझ गया था कि उसका पहला मार्शल सोल अजिलिटी टाइप है। उसकी खेती स्तर उससे ऊंची थी, लेकिन इस वक्त वो थकी हुई थी। ताकत के अलावा डस्क गोल्ड भालू की रक्षा भी बहुत मजबूत थी। तीसरा सोल स्किल एक्टिव होने के बाद यांग नियंशिया को पूरा भरोसा था कि वू सिद्धुओं उसकी रक्षा को नहीं तोड़ पाएगी। ऊपर से तांग वूलिन और गू युए उसका समर्थन कर रहे थे। उसकी जीत लगभग तय थी। लेकिन जैसे ही यांग नियंशिया अपनी आने वाली जीत के सपने देखने लगा, वू सिद्धुओं के साथ कुछ अजीब होने लगा। उसके चारों ओर काला आभा मंडल उभरा, लेकिन गोल्डन रोशनी गायब नहीं हुई। दोनों आभाएं मिलकर अराजक गहरे गोल्डन प्रकाश में बदल गई और उसके शरीर के गोल्डन बाल क्रिस्टल की तरह चमकने लगे। उसका मानव रूप गायब हो गया और वो पारदर्शी व्हाइट बाघ में बदल गया। ये क्या है? यांग नियंशिया अवाक रह गया। उसने पहले कभी ऐसा नहीं सुना था। ये मार्शल सोल अवतार नहीं हो सकता। भले ही उसका मार्शल सोल व्हाइट बाघ हो, उसे अवतार प्रकट करने के लिए 7 रिंग वाला सोल सेज होना पड़ेगा। वो तो बस 4 रिंग वाली सोल एंसेस्टर है। ये विचार उसके मन में एक पल के लिए ही आया था, जब हेल व्हाइट टाइगर ने उस पर पंजा मारा। चाहे वो जितनी कोशिश करता, वो उससे बच नहीं सका। अगले ही पल सफेद रोशनी चमकी। एक और प्रतियोगी बाहर हो गया। तांग वूलिन और गू युए स्तब्ध रह गए। क्या ये सेल्फ सोल फ्यूजन स्किल है? सोल फ्यूजन स्किल को अंजाम देने के लिए 2 अत्यधिक अनुकूल सोल मास्टर्स की जरूरत होती है। संपर्क में आते ही उनके मार्शल सोल्स आपस में मिल जाते हैं और विस्फोटक शक्ति छोड़ते हैं। इससे तांग वूलिन और गू युए को उन जुड़मन बहनों के साथ हुई लड़ाई याद आ गई, जिन्होंने अपने सोल फ्यूजन स्किल से पल भर में युद्ध की दिशा पलट दी थी। लेकिन वू सिद्धुओं इस वक्त जो शक्ति दिखा रही थी, वो उन जुड़वा बहनों से कहीं ज्यादा और तांग वूलिन और गू युए की समझ से परे थी। तांग वूलिन के मन में उसकी इस अपार शक्ति का बस एक ही कारण हो सकता है। ये निश्चित रूप से सेल्फ सोल फ्यूजन स्किल थी।